नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों DTPSB ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 जो कि नया एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर निकाल दिया है। इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज, इसके साथ साथ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी, एमसीडी में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन सभी वैकेंसीज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, और इस सारी बातों को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, डेट इसकी 5 मार्च 2024 है, लेकिन वेबसाइट पर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 7 मार्च 2024 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। इसके फॉर्म भरने जो शुरू होंगे 19 मार्च 2024 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, रात के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से। और उसके बाद 17 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 बजे तक। वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये बैकलॉग की वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर भेजी थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट DTPSB ने निकाल दिया है। एडवर्टाइजमेंट की जो पोस्ट कोड यहाँ पर शुरू हो रहे हैं 9/24 से लेकर यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी अब देखें 72/24 तक यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल सीटों की अगर बात करें सारी पोस्ट मिला के 1499, यानी लगभग 1500 सीटों पर यहाँ पर भर्ती की जानी है। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है हर डिपार्टमेंट की, हर पोस्ट की। तो पहली जो वैकेंसी है 9/24 वेटरिनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है। उसके बाद कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, उसके बाद स्टोर कीपर, अकाउंट असिस्टेंट। इसके बाद दोस्तों NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने पीजीटी यानी टीचिंग की कुछ वैकेंसी निकाली है, जिसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी इंग्लिश है, संस्कृत है, म्यूजिक है और पेंटिंग है। यहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर निकाली गई हैं। कंप्यूटर साइंस की 3 है, इंग्लिश की 9 है, संस्कृत की 3 सीट हैं, म्यूजिक की केवल 1 है, पेंटिंग की यहाँ पर 6 सीटें हैं। तो इसी तरीके से NDMC ने कुछ नॉन टीचिंग की यानी एडमिन पोस्ट भी निकाली हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने भी यहाँ पर नॉन टीचिंग की कुछ वैकेंसी निकाली हैं, जैसे कि 28/24 है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है। इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी है। MCD में 188 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। इन सभी वैकेंसी के बारे में अभी बात करने वाले हैं आगे। केयर टेकर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर निकाली है। 84 और 64 सीटें यहाँ पर निकाली है मेल और फीमेल की केयर टेकर की। इसके बाद वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पर और भी वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है MCD के द्वारा, 45/24 इसका पोस्ट कोड है। केवल 10 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब MCD यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी जो निकाली है, ये यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्कूलों के लिए नहीं निकाली गई हैं। ये जो वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट की, ये हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ पर निकाली गई है, MCD के जो हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहे हैं। इसके अलावा डाइटिशियन की भी वैकेंसी है MCD में। टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर MCD ने डाइटिशियन की यहाँ पर निकाली है। इसके बाद DOE यानी दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली है। टोटल 15 सीटें यहाँ पर लाइब्रेरी की निकाली गई हैं। TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है DOE में, 55 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है DOE में, 145 सीटें यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर की निकाली गई हैं। पोस्ट कोड इसका 57/24 रखा गया है। इसके बाद और सारे डिपार्टमेंट की नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट आपकी 17 अप्रैल 2024 रहेगी 12 बजे तक। उससे पहले पहले आपको एडवर्टाइजमेंट भर देना है, यानी फॉर्म अपना भर देना है। फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म 19 मार्च से फॉर्म भरने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे DTPSB की OARS वेबसाइट पर। कुछ इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है टीचिंग की, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज जो हैं उनके एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं पोस्ट कोड 15/24 की, जो कि है PGT कंप्यूटर साइंस, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की वैकेंसी है। केवल 3 सीटें UR कैटेगरी की निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, BE BTech यहाँ पर मांगी गई है, और करके लिखा है MCA MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर MSc मैथमेटिक्स या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स, या फिर 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए, और B लेवल फ्रॉम डोएक। तो इनमें से अगर कोई भी एक शर्त आप पूरी कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री यानी B.Ed की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है।
ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर बीएड जनरल की डिग्री मांगी गई है, बीएड स्पेशल इस वैकेंसी में एज पर दिस एडवर्टाइजमेंट, जो कि है एडवर्टाइजमेंट में रूल लिखा है, उस हिसाब से बीएड स्पेशल यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर कही गई है। एज लिमिट की अगर बात करें, मैक्सिमम एज 32 साल यहाँ पर है पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगली वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश 16/24 न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। टोटल 9 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट है। इंग्लिश के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है इंग्लिश में, इसके साथ साथ डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री मांगी गई है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री अभी नहीं है तो जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्तें रखी गई हैं? अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आपको बीएड बिना बीएड के भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी यहाँ पर चीज़ है, हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर बीएड क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास 10वीं क्लास 12वीं क्लास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं, यानी 60% से ज़्यादा मार्क्स आपने ले रखे हैं सभी कोर्सेज में, तो आप बिना बीएड के भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 3 साल का समय दिया जाएगा बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए। तो इस शर्त के साथ आप बिना बीएड के भी पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर कंडीशन दी है, दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनडीएमसी में वो लगे हुए हैं तो बिना बीएड के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी पीजीटी इंग्लिश के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें, 36 साल है यहाँ पर इंग्लिश के लिए, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कही गई है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन उनकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। अगली वैकेंसी है पीजीटी संस्कृत, पोस्ट कोड है 17/24 न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। यूआर की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और एससी की 1 सीट है। टोटल 3 सीटें निकाली गई हैं। संस्कृत के लिए मास्टर डिग्री आपके पास संस्कृत में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी वही शर्त है, वही तीनों शर्त हैं। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, बीएड का कोर्स अभी नहीं किया है या फिर पूरा होने वाला है, अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी शर्त पूरी कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्तें मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए सभी कोर्सेज में, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप टीजीटी लैंग्वेज होने चाहिए एनडीएमसी में पुराने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट संस्कृत के लिए भी 36 साल है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली जो सीट है यहाँ पर पीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, 18/24 है। टोटल 1 वैकेंसी केवल निकाली है, वो भी ओबीसी की है। इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, एमए म्यूजिक मांगा है और एम म्यूजिक ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और करके लिखा है संगीत अलंकार फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे 8 ईयर, अगर ये होना चाहिए, या फिर संगीत कोविड एम म्यूजिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इसके अलावा संगीत परवीन एम म्यूजिक द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, संगीत निपुण द भटखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ। इनमें से कोई भी अगर आप एक शर्त पूरी कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर शर्त है, इन एडिशन टू द अबव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग म्यूजिक टू हायर सेकेंडरी क्लासेस इन द मेंबर ऑफ स्कूल ऑफ बोर्ड। तो ये भी एसेंशियल है यहाँ पर, ये आपको शर्त अगर आप पूरी कर रहे हैं तो ही आप इसमें पीजीटी म्यूजिक में फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें म्यूजिक की, तो 36 साल एज लिमिट रखी गई है, और रिलैक्सेशन जैसा बाकी वैकेंसी में है इसमें भी मिलेगा। अगली वैकेंसी है पीजीटी पेंटिंग, पोस्ट कोड है 19/24। टोटल 6 सीटें निकाली गई हैं। यूआर की 3 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट निकाली गई है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, बैचलर इन फाइन आर्ट्स मांगा गया है, और करके लिखा है हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग, अगर ये है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरी शर्त है ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। तीसरी शर्त है मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये आपको तीनों चीज़ें अगर आप पूरी करेंगे तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर पेंटिंग के लिए 36 साल है, और रिलैक्सेशन उसी हिसाब से मिलेगा जैसे बाकी वैकेंसीज में मिल रहा है। इसके अलावा बाकी जो वैकेंसी है दोस्तों, बाकी सारी वैकेंसी नॉन टीचिंग की है, अलग अलग डिपार्टमेंट की है। आप यहाँ पर जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी और
एज क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, उसको आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अब एमसीडी में जो कुछ वैकेंसी निकली हैं जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों ये पोस्ट है यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने निकाली है। पोस्ट कोड है 45/24। टोटल यहाँ पर 10 सीटें निकाली गई हैं। यूआर की 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 10 सीटें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, केवल इतना ही मांगा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर मांगा गया। तो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है फिजियोथेरेपिस्ट में, वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल, यानी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी के, उनको यहाँ पर वर्किंग डेज के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अब डीओई की वैकेंसी की, जिसमें लाइब्रेरियन की और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये दोस्तों लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली है। 55/24 पोस्ट कोड है। टोटल 15 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। यूआर की 4, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं लाइब्रेरियन के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एसेंशियल की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर इन अ लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो ये तीनों शर्तें अगर आप पूरी करेंगे तो आप लाइब्रेरी की इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें, 30 साल एज लिमिट रखी गई है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगली वैकेंसी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। पोस्ट कोड है 56/24। टोटल 55 सीटें हैं। यूआर की 38 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 8 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, बैचलर डिग्री मांगी गई है, बीसीए मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, या फिर बीटेक होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक। इनमें से चारों में से कोई भी एक शर्त अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पर 2 नोट दिए गए हैं। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द आरआर ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा है कि जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर एग्जैक्टली ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, आपको अप्लाई करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है। दूसरा नोट लिखा है इन परसुएंस ऑफ ओएम, जो कि यहाँ पर डेट लगाई गई होगी 2019 में। वन टाइम एज रिलैक्सेशन इन अपर एज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर ऑफ द डीओई हु हैव नॉट अवेल्ड द रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो डीओई के कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट टीचर रहेंगे उनके लिए केवल एक बार का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अगर उन्होंने इससे पहले कभी उस एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं लिया है तो वो इस बार ले पाएंगे। तो यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, लेकिन अपर एज में गेस्ट टीचर को यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो केवल 1 टाइम के लिए मिलेगा। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगी उनको भारत सरकार के नियम अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली जो वैकेंसी है 57/24 है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है। इसमें थोड़ी ज़्यादा सीटें हैं कंपैरेटिवली अगर लाइब्रेरियन की बात करें और कंप्यूटर साइंस की बात करें। टोटल 145 सीटें निकाली गई हैं। यूआर की 46 हैं, ओबीसी की 37 हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 35 हैं, ईडब्ल्यूएस की 19 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर निकाली गई हैं, कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ पर क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी शर्त मांगी गई है बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी आपके पास बीएड होनी चाहिए। और बीएड में जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी में डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस की इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टोटल 145 सीटें निकाली गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और जो डीओई के गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे उनको यहाँ पर नियमानुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज टीचिंग वाली जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर पढ़ के बताई है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी नॉन टीचिंग की रह गई है उसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट रहते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ। अब इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, उनको देख लेते हैं। लास्ट डेट आपकी 17 अप्रैल 2024 रहेगी, यानी 17 अप्रैल 2024 या उससे पहले पहले आपकी सभी क्वालिफिकेशन जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो पूरी हो जानी चाहिए।
अगर कोई रिजल्ट आना है तो 17 अप्रैल या उससे पहले आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आएगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उस पोस्ट के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कट ऑफ डेट 17 अप्रैल रहेगी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2024 रहेगी। हाउ टू अप्लाई में दोस्तों जैसे ही DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट पर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी जैसे कि जिससे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। 19 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। केवल ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई होगा, इसके अलावा किसी तरीके से फॉर्म अप्लाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते। फीस की अगर बात करें, 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी जाती है सभी कैंडिडेट के लिए। इसमें जितने भी महिला अभ्यर्थी रहते हैं, फीमेल कैंडिडेट, इसके अलावा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म फ्री रहता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछते हैं कि उनके फॉर्म में फीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखनी है, सभी प्रकार की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, UR OBC SC ST, सभी महिलाओं के लिए ये फॉर्म फ्री रहता है। उनको फॉर्म भरते समय फीस का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी फॉर्म फ्री रहेगा, उनको भी फॉर्म भरते समय फीस का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट कोड लिखा गया है 10/24, 13/24, 22/24। तो जितने भी पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है, उनका 2 घंटे का 1 टियर एग्जाम रहेगा, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस इस प्रकार यहाँ पर रहने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 आपके सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा इन सभी पोस्ट कोड के लिए जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट कोड हैं 34/24, 59/24, इसमें भी 2 घंटे का 1 टियर एग्जाम रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, हिंदी के 35 क्वेश्चन। इसके अलावा बेसिक फैमिलियरिटीज विद कंप्यूटर इंटरनेट, इसके लिए 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये पेपर रहेगा। अब बाकी जो पोस्ट कोड रह गई हैं 9/24, 14/24 और इस तरीके से बाकी जितने भी पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी का यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन पेपर बढ़ जाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पर सेक्शन ए रहेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ये जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 20 नंबर का एक सब्जेक्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपका MCQ रहेंगे, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी पोस्ट स्पेसिफिक ये पार्ट रहने वाला है। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर का ये पेपर, जितने भी पोस्ट कोड यहाँ मेंशन है, उनका ये एग्जाम लिया जाएगा। अब है पोस्ट कोड 56/24 और 27/24। यहाँ पर भी 200 नंबर का पेपर रहेगा, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पर पेपर बढ़ जाएगा, जो कि टीचिंग की वैकेंसीज हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पार्ट बी में 100 नंबर के कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, मैथडोलॉजी, टीचिंग और BEd से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब 1 टियर एग्जाम है 15/24, 16/24 और 17/24 में। यहाँ पर 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट रहेंगे और 20 नंबर का एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी जो रहेगा आपका 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट के, जिसमें टीचिंग, मेथडोलॉजी और ये सब चीज़ें, जो कि PGT की वैकेंसी है, ये उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा 18/24, 19/24 में 300 नंबर का पेपर रहेगा और वही उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है 30/24, 43/24 में भी 300 नंबर का पेपर रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे 5 सब्जेक्ट को मिलाकर, और पार्ट बी में आपके 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट कोड है 54/24, 58/24 और 68/24। ये है दोस्तों टेक्निकल पोस्ट। इसके एग्जाम आपके 2 टियर में होंगे। टियर 1 में आपका 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपका पार्ट 1 रहेगा 5 सब्जेक्ट के साथ 20 नंबर के एक सब्जेक्ट रहेगा। पार्ट बी रहेगा 100 नंबर का, जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो टियर 1 हो गया 200 नंबर का। इसके अलावा 2 घंटे का टायर 2 भी रहेगा, जो कि 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 75% वेटेज, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पार्ट 1 में 150 नंबर के। पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के, जिसकी 25% यहाँ पर वेटेज रहेगी। तो दो टियर का एग्जाम ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर 21/24, 28/24, 46/24 और 53/24, इसका एग्जाम भी आपका 2 टायर में रहेगा, जो कि टायर 1 रहेगा 2 घंटे का, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट रहेंगे पार्ट 1 में, 20 नंबर का एक सब्जेक्ट, और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टियर 2 आपका 3 घंटे का रहेगा, जिसमें भी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे।
टियर 2 में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा 50 नंबर का। टोटल 250 नंबर का टियर 2 रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। पार्ट 1 में एमसीक्यू पूछे जाएंगे जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। पार्ट 2 जो रहेगा इसका डिस्क्रिप्टिव रहेगा 50 मार्क्स का। इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा 30 मार्क्स का, लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, इंग्लिश ये 20 मार्क्स का। इस तरीके से आपका पार्ट भी 50 नंबर का ये रहने वाला है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी प्रत्येक गलत आंसर के लिए, और एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताया तो दोस्तों, जितने भी ऐसे पेपर रहेंगे जो टियर 1 रहेंगे, यानी एक बार में ही लिए जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका पेपर जो रहने वाला है, उसमें पार्ट बी यानी सेक्शन बी में डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना जरूर रहेगा। अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका मेरिट में यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर बटा रहता है। पहले ये होता था कि पार्ट ए में जनरल वाले को 40 नंबर और पार्ट बी में भी जनरल वाले को कम से कम 40 लाने पड़ते थे, अलग अलग 40 लाने पड़ते थे, तो ही उसको क्वालिफाई किया जाता था और बाद में उसके मेरिट में शामिल किया जाता था। लेकिन अब पार्ट ए में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए में मान लीजिए आपके 10 नंबर भी रह जाते हैं और पार्ट बी में आप 100 में से 100 ले आते हैं, यानी 40 वाला क्राइटेरिया आप पूरा कर देते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो भी आप उसमें मेरिट में शामिल हो पाएंगे। अब अलग अलग कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40% लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। ओबीसी दिल्ली वालों को 35% यानी 100 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम पार्ट बी में। एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी को कम से कम 100 में से 30 नंबर लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। पार्ट ए में यहाँ पर ये शर्त नहीं है, पार्ट ए में क्वालिफाई नहीं करना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्ट बी में कम से कम अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे जितने मैंने आपको अभी पढ़ के बताए हैं। अगर आप इतने मार्क्स लाने में असफल रह जाते हैं तो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही आप पार्ट ए में 100 में से 100 नंबर ले आते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ जो कि ओबीसी कैटेगरी से संबंधित है। हर बार दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत फॉर्म भर देते हैं या फिर गलत कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। DSSB के किसी भी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि दिल्ली गवर्नमेंट में और DSSB में ओबीसी सर्टिफिकेट जो है केवल वही वाला ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होता है जो दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली ओबीसी का होता है। यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर अलग से वीडियो भी हमने बना रखी है कि कौन सा वाला ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा और कौन सा वाला ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल दिल्ली के जो मूल निवासी हैं और ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनके पास है, केवल उन्हीं का ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड रहेगा। दिल्ली के अलावा भारत के किसी भी राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर इस वैकेंसी में वैलिड नहीं रहेगा, उनको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर 5 लिखा है, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट, यानी जनरल कैटेगरी में आप माने जाएंगे जो भी ओबीसी आउटसाइड का मतलब है दिल्ली से बाहर वाले, एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी, उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। The OBC candidate must be in possession of non-creamy layer certificate along with his caste certificate on or before cut off date। तो जितने भी दिल्ली के ओबीसी हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि 17 अप्रैल है, उससे पहले पहले अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं पता, जैसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट मान लो नया ओबीसी सर्टिफिकेट बना है उसमें एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगले फाइनेंशियल 1 साल पुराने सर्टिफिकेट होने के बाद हर साल आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो वो आप अपने उसी एसडीएम ऑफिस से जाकर बनवाएंगे जहां से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म भरने से पहले पहले अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब बात करते हैं कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर बोला गया है केवल 2 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है यहाँ पर। अगर आप ये शर्तें पूरी कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। पहली यहाँ पर बात बोली गई है, ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ऑन द बेस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अगर दिल्ली के डिपार्टमेंट से बना हुआ है और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपके किसी फैमिली मेंबर के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर बना हुआ है और आपका फैमिली मेंबर का सर्टिफिकेट जो है वो भी दिल्ली से ही बना हुआ हो, तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली, यानी दिल्ली से बाहर की किसी अथॉरिटी ने ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बनाया है टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी ड्यूरी नोटिफाइड एज ओबीसी बाय दिल्ली। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ओबीसी की यहाँ पर कास्ट बना रखी है, अगर उस कास्ट का कोई ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर की किसी अथॉरिटी ने बना दिया है
दिस सर्टिफिकेट शुड हैव मैंडेटरीली बीन इशूड ऑन द बेस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीटी ऑफ दिल्ली टू ए फैमिली मेंबर कंसर्न हु हैड बीन रिजाइडिंग इन दिल्ली बिफोर 8 सितंबर 1993। दोस्तों ये कुछ टेक्निकल बात है, आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बात समझनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी, तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, अगर आपके पास 1993 का दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ है, आपके पापा का, आपके दादा का, तो ही आप ओबीसी का फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी यहाँ पर 1993 का रेजिडेंस प्रूफ मांगा जाता है सिलेक्शन होने के बाद। अब बात करते हैं ये लाइन यहाँ पर क्या कह रही है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मान लीजिए राजस्थान के गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो भी वो वैलिड हो सकता है, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट आपका बना होगा वो आपके फादर या पैटर्नल के किसी पुराने सर्टिफिकेट के बेस पे बना होना चाहिए। और आपके फादर या पैटर्नल का जो पुराना सर्टिफिकेट होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर जारी करा है, तो ही आपका सर्टिफिकेट राजस्थान वाला वैलिड होगा, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट भी वैलिड यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी ओबीसी के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो डली हुई है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस प्रकार एज इलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एडवर्टाइजमेंट DSSB का 5/2024, जिसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।